आदित्य ने जैसे ही विक्रांत को धोखेबाज कहा तो प्रीति गुस्से में बोली, बहुत हुआ बाबू साहब, आप इस गांव के मेहमान हैं और मेहमान बनकर ही रहिए। जो आप चाहते थे वो आपको मिल चुका है ना, तो अब जाइए यहाँ से। आदित्य अकड़कर बोला, जो चाहता था वो मिल चुका है, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। तुमने खुद सिर्फ अपनी हवेली ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ मेरे नाम पर कर दिया है। प्रीति बिना कुछ कहे हैरानी से आदित्य को देखने लगी। उसे ये समझ आ चुका था कि आदित्य ने धोखे से उसका सब कुछ अपने नाम कर लिया है, पर वो कुछ नहीं बोली क्योंकि वो जानती थी कि उसके कुछ कहने से उसके बाबासा की किडनैप होने वाली बात उसकी माँ को पता चल जाएगी। तभी गंगा ने रोते हुए प्रीति से पूछा, प्रीति, ये बाबू साहब क्या कह रहे हैं? प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी एकटक आदित्य को देख रही थी, पर आदित्य ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा और बोला, आप लोगों का जो भी सामान है उसे ले लीजिए और जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को खाली कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर विक्रांत ने गुस्से में आदित्य की कॉलर पकड़ी और बोला, तू इतना गिरा हुआ आदमी निकलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, जान से मार दूंगा। आदित्य ने खुद की कॉलर छुड़ाए और बोला, तुझे पता भी नहीं है कि तूने किसके गिरेबान पर हाथ डाला है। तेरी इस हरकत पर मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ ये तू सोच भी नहीं सकता। अगर 1 घंटे में तूने मेरी हवेली खाली नहीं की तो मैं तुम लोगों को उठाकर इस हवेली से बाहर फिकवा दूंगा, समझा तू? दोनों को झगड़ते देख इंस्पेक्टर आगे आकर बोले, माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, पर आपको ये हवेली खाली करनी पड़ेगी क्योंकि खुद आपकी बहन ने इन पेपर्स पर साइन किए हैं और इन्होंने सिर्फ ये हवेली ही नहीं बल्कि अपने खेत, आम के बागान, गांव के बाहर की जमीन, यहाँ तक दूसरे गांव में आपकी जो हवेली है वो भी इनके नाम पर कर दी है। विक्रांत गुस्से में भड़का, झूठ है ये सब। मेरी बहन क्यों इसके नाम पर अपना सब कुछ करेगी, और ये सब इसके अकेले का नहीं है, इन सब पर मेरा भी हक है। जरूर ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें इस आदमी की ही साजिश होगी। तभी वकील साहब बोले, ठाकुर साहब, आप और पूरा गांव जानता है कि आपके काकासा ने ये सब अपनी बेटी प्रीति के नाम पर किया हुआ था, जो इन्होंने आदित्य साहब के नाम पर कर दिया है। इसलिए आप चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कानूनी तौर पर आदित्य साहब का हो चुका है, और फिर आपकी बहन ने आपके सामने ही तो इन पेपर्स पर साइन किए थे। ये सुनकर सारे गांव वाले विक्रांत को हैरानी से देखने लगे और आपस में घुसुर पुसुर करने लगे। तभी सूरज बोला, देखिए सर के पास इतना वक्त नहीं होता है, बहुत बिजी होते हैं सर, इसलिए उनका वक्त बर्बाद मत कीजिए और जल्द से जल्द अपना सामान लेकर यहाँ से निकलिए। उसके इतना कहते ही केसर गुस्से में बोली, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारी हवेली है। आदित्य के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, लगता है दूसरों की चीजों पर अपना हक जमाना आपका खानदानी काम है, पर आदित्य मेहरा की चीज पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे आप जैसे लोगों से निपटना बहुत अच्छे से आता है। तभी इंस्पेक्टर साहब भी बोले, देखिए विक्रांत साहब, समझने की कोशिश करिए, इस वक्त तो आपको ये हवेली छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, अगर आदित्य साहब ने सच में धोखे से ये सब हासिल किया है तो आप उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, पर इस वक्त तो आपको इस हवेली से जाना होगा। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर गंगा ने प्रीति की बांह पकड़कर पूछा, प्रीति, क्या तूने ऐसे किसी कागज पर सच में साइन की है? प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया तो गंगा ने गुस्से में पूछा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे प्रीति, क्या तूने जमीन और हवेली के कागजों पर साइन किए हैं? प्रीति आदित्य की ओर देखकर बोली, हाँ। प्रीति के इतना कहते ही गंगा ने गुस्से में प्रीति को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। ये देखकर आदित्य को बहुत बुरा लगा और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। गंगा ने गुस्से में प्रीति की दोनों बाहें पकड़ी और उससे पूछा, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? ऐसा क्या हो गया था जो तूने हमारा सब कुछ इन बाबू साहब को दे दिया? क्यों किया तूने ऐसा प्रीति? बोल। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोए जा रही थी। आदित्य प्रीति को रोते देख उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया। जब प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया तो गंगा विक्रांत के पास आई और उसने उससे पूछा, विक्रांत, कल तू प्रीति को लेकर गया था ना? तूने कहा था ना कि इसके बाबासा ने इसके लिए उदयपुर में हवेली खरीदी है और उसी के कागजों पर साइन करने के लिए तू इसे उदयपुर ले जा रहा है, तो फिर ये सब कैसे हुआ? बोल विक्रांत। विक्रांत प्रीति की ओर देखने लगा
तो प्रीति ने उसे कुछ ना कहने का इशारा किया। विक्रांत कुछ नहीं बोला। गंगा ने पलटकर प्रीति की ओर देखा और उसके पास आई। तेरी खामोशी का क्या मतलब निकालूं मैं प्रीति? यही कि ये शहरी बाबू जो कह रहे हैं वही सच है। तेरे बाबासा और दादासा की गैर मौजूदगी में तूने हमारा सब कुछ इन्हें दे दिया। गंगा आगे कुछ और पूछती उसके पहले ही आदित्य गुस्से में बोला, देखिए आपके घरेलू मैटर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये हवेली अब मेरी है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 घंटे देता हूँ इस हवेली से अपना सामान लेकर यहाँ से जाने के लिए। सिर्फ 2 घंटे। इतना कहकर आदित्य ने सूरज की ओर देखा और बोला, सूरज 2 घंटे में अगर ये लोग हवेली से ना जाए तो इन्हें धक्के मारकर इस हवेली से बाहर फेंक देना। जी सर। सूरज के इतना कहते ही आदित्य फिर से बोला, और अगर पुलिस की जरूरत पड़े तो इंस्पेक्टर साहब को फिर से फोन कर देना। जी। सूरज तुरंत बोला। आदित्य ने पलटकर प्रीति की ओर देखा और फिर अपनी जीप में बैठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही केसर प्रीति के पास आई और गंगा से बोली, देखा गंगा, अपनी बेटी को शहर भेजने का नतीजा। मना किया था मैंने कि इसे शहर मत भेजो, ये विधवा है तो इसे विधवा धर्म का पालन करना सीखा, पर नहीं, तू और जगदीश नहीं माने। पहले तो ये सारी रात उस लड़के के साथ रहकर आई, फिर इसने हमारा सब कुछ उसके नाम करके आज हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। ये सुनते ही विक्रांत गुस्से में अपनी जीप में बैठा और वीर से बोला, वीर, हमारे आदमियों को बोल कि अपने अपने हथियार लेकर चौक में आ जाए। ठीक है। वीर के इतना कहते ही विक्रांत ने अपनी जीप स्टार्ट की और गुस्से में वहां से चला गया। प्रीति मन ही मन बोली, मुझे तो लगा था कि आप सिर्फ ऊपर से सख्त दिखते हैं बाबू साहब, पर दिल के बुरे नहीं हैं, पर आज पता चला कि आप कितने घटिया आदमी हैं। हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर आपने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अगर आपको पहले पहचान जाती तो उस रास्ते को ही बदल देती जिस रास्ते से आप गुजरते हो, पर आपसे नहीं, मुझे खुद से नफरत हो रही है। अच्छा होता अगर आप उस दिन मुझे बाबरी में गिरने से नहीं बचाते और मर जाने देते, तो शायद आज मेरे परिवार को मेरी वजह से ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी सरपंच बोले, राम राम, इस छोरी ने तो सारे गांव का सिर शर्म से झुका दिया। विधवा होकर ये सब किया इसने। गांव वाले ठीक ही कहते हैं कि ये छोरी उस छोरे को पहले से ही जाने थी और सब कुछ बेचकर सारे रुपए लेकर उस छोरे के साथ भागने वाली थी। ऐसी छोरी होने से तो अच्छा छोरी न दे ठाकुर जी। तभी चंपा आकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस छोरी की विधवा होने वाली बात सारे गांव वालों से छिपाकर गंगा और जगदीश ने अच्छा ना किया। अगर बचपने से ही जा छोरी को विधवा धर्म का पालन करना सिखाया होता तो जे छोरी आज ऐसे परिवार का नाम न डुबोती, ऐसे बाप दादा की इज्जत नीलाम ना करती। केसर गुस्से में बोली, ये क्या इतनी देर से विधवा विधवा लगा रखा है? थारे पास क्या सबूत है कि हमने हमारी छोरी का ब्याह किया था और जे छोरी अब विधवा है? सबूत है मारे पास। इतना कहकर चंपा ने प्रीति की शादी की तस्वीर सरपंच जी को दी और फिर से बोली, जे देखिए सरपंच जी, इस छोरी के ब्याह की फोटो। इस फोटो में इस छोरी का दूल्हा और इसके सासरे वालों के साथ इसके माँ और बाबा सा भी है, साथ में इसके दादा और उस छोरे के दादा भी है। अगर आपको अभी भी मारी बात का यकीन न हुए है तो आप मेरे गांव चलकर इस छोरी के सासरे वालों से ही पूछ लीजिए, वो आपको सारा सच बता देवेंगे। सब लोग एक एक करके प्रीति के ब्याह की तस्वीर देखने लगे और प्रीति बूढ़ बनी अपने बाबासा के बारे में सोच रही थी। चंपा ने तस्वीर अपने हाथ में ली और प्रीति के पास आई। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा और तस्वीर उसके हाथ में थमाते हुए बोली, जे ले छोरी और देख ले कि तेरे विधवा होने वाली बात झूठ ना है, सच में ब्याह हुआ था थारा। प्रीति ने तस्वीर देखी। तस्वीर देखते ही उसने अपनी माँ की ओर देखा जो बस रोए जा रही थी। प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सरपंच जी बोले, बड़े ठाकुर साहब की इज्जत सारा गांव करता है और जगदीश भाई साहब, वो तो कितने अच्छे इंसान हैं। गांव का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसकी उन्होंने मदद ना की हो, पर इस छोरी ने अपनी करतूतों से सिर्फ उनका ही ना बल्कि सारे गांव का सिर शर्म से झुका दिया है। इसके बाबासा और दादासा दोनों ही गांव में ना है। इसी बात का फायदा उठाकर इस छोरी ने इतना बड़ा पाप किया है। जब वो लौटेंगे तो उन पर ना जाने क्या बीतेगी। तभी गांव का एक आदमी बोला, सरपंच जी, इस छोरी की जगह गांव की कोई और छोरी होती तो छोटे ठाकुर उसे सजा जरूर दिलवाते,
तो इस छोरी को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो गलती करने पर गांव की दूसरी छोरियों को मिलती है। तभी एक और औरत आगे आकर बोली, हाँ सरपंच जी, कुछ दिनों पहले जब मारी विधवा छोरी के बारे में सबको ये पता चला था कि मारी छोरी एक छोरे से प्रेम करती है, तो पंचायत ने उसे 6 महीने एक कोठरी में अकेले रहने की सजा सुनाई थी और मारे को ये आदेश भी दिया था कि जितनी जल्दी हो सके मैं मारी छोरी का दूजा ब्याह कर दूं। तो फिर जे छोरी को पंचायत सजा क्यों नहीं दे रही है, जबकि जे छोरी तो सारी रात एक छोरे के साथ रहकर आई है और इसने अपने बाप दादा की जिंदगी भर की कमाई तक उस छोरे के नाम कर दी है, फिर इसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर सरपंच कुछ पल सोचकर गंगा से बोले, माफ कीजिएगा भाभी सा, पर सरपंच होने के नाते मुझे मेरा फर्ज निभाना पड़ेगा। आज अगर आपकी बेटी को सजा नहीं दी गई तो आज के बाद कोई पंचायत पर यकीन ना करेगा, इसलिए चौपाल में शाम को पंचायत बैठेगी। सारे पंच होंगे वहां, आपको आपकी छोरी और सारे परिवार के साथ वहां आना होगा, ये मारा हुक्म है। इतना कहकर सरपंच वहां से चले गए। उनके जाते ही केसर ने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर हवेली के अंदर लेकर आई। गंगा भी दौड़ती हुई अंदर आई। केसर ने अंदर आते ही प्रीति को जमीन पर धक्का दे दिया और गुस्से में बोली, तू अनपढ़ गंवार बिल्कुल ना है प्रीति। परसों जब विक्रांत ने तुझे पेपर साइन करने के लिए कहा था तो तू उससे बिना पढ़े साइन करने के लिए तैयार ना थी, तो जाहिर सी बात है कि तूने शहर जाकर बिना पढ़े कागज साइन किया हो। ये तो हो नहीं सकता, और फिर तू उदयपुर से सीधी घर नहीं आई और आज सुबह उस छोरे के साथ लौटी है। क्या सचमुच वो छोरा तुझे मंदिर में इत्तेफाक से मिला था, या फिर तू खुद उसे अपना सब कुछ देने गई थी? कहीं अपनी हवेली और जमीन के साथ इस घर की इज्जत भी तू उसे न दे आई? गंगा प्रीति को संभालते हुए बोली, भाभी सा, ये आप कैसी बातें कर रही है? आप प्रीति को बचपन से जानती है, आपकी गोद में खेलकर वो बड़ी हुई है। आप जानती है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे कोई उसके बाबासा पर उंगली उठाए, और मुझे अपनी लाड़ों पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। केसर गुस्से में भड़की, पर जो आंखों के सामने नजर आ रहा है वो भी तो झूठ ना है ना। इस लड़की ने ये हवेली उस छोरे के नाम पर कर दी है, ये भी तो झूठ ना है। तूने और मैंने वो कागजात अपनी आंखों से देखे हैं। ये सुनकर गंगा गुस्से में बोली, ये भी तो हो सकता है ना भाभी सा कि ये सब प्रीति ने नहीं बल्कि विक्रांत ने किया हो, आपके बेटे ने किया हो। गंगा के इतना कहते ही केसर उसे हैरानी से देखने लगी, तो गंगा फिर से बोली, विक्रांत प्रीति को वहां लेकर गया था, कागजात भी उसने ही प्रीति को दिए होंगे, इसने तो सिर्फ साइन की होगी। और प्रीति के बाबासा ने जाने से पहले मुझे तो ऐसी किसी हवेली के बारे में नहीं बताया था जो उन्होंने मेरी लाड़ों के नाम पर खरीदी हो। ये भी विक्रांत ने ही सबको बताया था, और प्रीति के साइन किए पेपर्स तो विक्रांत के पास होने चाहिए, तो वो उस शहरी के पास कैसे पहुंच गए? गंगा के सवाल सुनकर केसर गुस्से में बोली, तू हमारे बेटे पर इल्जाम लगा रही है, सारी जिंदगी तुम लोगों की गुलामी करने का जे सिला दिया तूने। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ भाभी सा, वही कह रही हूँ जो आपकी तरह मुझे नजर आ रहा है। इसलिए अच्छा होगा कि हम हमारे बच्चों पर इल्जाम लगाने की बजाय इस मुश्किल से बाहर आने का रास्ता खोजे, वरना हमें हमारी हवेली से बाहर निकाल दिया जाएगा। चल लाड़ो, इतना कहकर गंगा ने प्रीति को उठाया और उसे उसके कमरे में ले जाने लगी। उसके जाते ही केसर ने गुस्से में टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर जमीन पर फेंक दिया और बोली, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ये सब मेरे बेटे का है, वो लड़का हमसे हमारा कुछ नहीं छीन सकता। हम इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ये सब हमारा है। मुझे बाबासा को फोन करना होगा, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। खुद से इतना कहकर केसर तुरंत टेबल पर रखे फोन की ओर बढ़ी। उसने रिसीवर उठाया और सुखदेव को फोन करने लगी, पर उनका नंबर बंद आ रहा था। उसने फिर से कोशिश की, पर इस बार भी फोन नहीं लगा। वो जगदीश को फोन करने लगी, पर फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वो खुद से बोली, जगदीश फोन कैसे उठाएगा, वो तो ठाकुर साहब की कैद में है। हे ठाकुर जी, ये तो हमारा किया हम पर ही पलट गया, सब कुछ पाने के चक्कर में जो था वो भी हाथों से जा रहा है, कुछ तो करना होगा। अब ठाकुर साहब ही हमें इस मुश्किल से बचा सकते हैं। दूसरी ओर गंगा रोते हुए प्रीति को उसके कमरे में लेकर आई। उसने प्रीति को बेड पर बैठाया और उसके चेहरे को अपनी चुनरी से पोंछकर बोली, तू चिंता ना कर लाड़ो, मैं अभी तेरे बाबासा को फोन करती हूँ,
उनके आते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी फोन करती हूँ। गंगा घबराते हुए कमरे में रखे फोन की ओर दौड़ी। उसने रिसीवर उठाया और जगदीश को फोन करने लगी पर फोन नहीं लगा। गंगा खुद से बोली, ये तेरे बाबा सा भी ना जाने कौन सी दुनिया में गए हैं। कल से फोन कर रही हूँ पर फोन ही नहीं उठा रहे हैं। प्रीति हाथ में शादी की तस्वीर लिए बेसुध बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे अपने घर और अपने बाबासा को बचाए। गंगा भी परेशान होकर वही जमीन पर बैठकर रोने लगी। इधर ठाकुर भानु प्रताप अपनी गाड़ी से गांव की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ी जो पानी से भरी मटकी अपनी कमर पर रखे जा रही थी। वो मुस्कुराए और उन्होंने उस लड़की के सामने आकर अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। वो लड़की उन्हें हैरानी से देखने लगी। भानु गाड़ी से बाहर आए और उस लड़की की ओर बढ़े। उन्होंने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा तो उस लड़की ने अपने घूंघट से अपना चेहरा छुपाकर पूछा, पानी चाहिए ठाकुर साहब। भानु ने उसे देखते हुए कहा, पिला दीजिए, बहुत प्यासे हैं हम। उस लड़की ने अपनी मटकी भानु की तरफ झुकाई तो भानु ने उस लड़की को देखते हुए पानी पीने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। वो लड़की भानु को मटकी से पानी पिलाने लगी। भानु पानी पीते हुए उसे ही घूर रहे थे। पानी पीने के बाद भानु ने अपने हाथ पीछे हटा लिए तो वो लड़की जाने लगी पर भानु ने उसकी कलाई पकड़ ली। उस लड़की ने घबराकर अपनी मटकी छोड़ दी। मटकी जमीन पर गिरकर टूट गई और वो लड़की अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे जाने दीजिए ठाकुर साहब, छोड़िए मेरा हाथ। भानु मुस्कुराते हुए बोले, छोड़ देंगे पर पहले अपना काम तो कर लेने दो। भानु के इतना कहते ही वो लड़की जोर से चीखी पर भानु ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उस लड़की को खींचकर झाड़ियों की ओर ले जाने लगे। वो लड़की खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी पर भानु ने उसे नहीं छोड़ा। भानु जैसे ही उस लड़की को झाड़ियों के पीछे ले गए तभी आदित्य उस रास्ते पर अपनी जीप लिए आ गया। जीप की आवाज सुनकर उस लड़की ने भानु के हाथ पर काट लिया और बहुत जोर से चीखी, बचाओ। पर भानु ने तुरंत उसके मुंह पर फिर से हाथ रख लिया। उस लड़की की आवाज सुनकर आदित्य ने तुरंत अपनी जीप रोकी और पलट कर देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसने कुछ पल सोचा और फिर पलटकर अपनी जीप ही स्टार्ट की और वहां से चला गया। लेखिका कविता वर्मा।